नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज की इस विशेष कार्यक्रम में हम एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो न केवल पारिवारिक रिश्तों को प्रभावित करता है बल्कि समाज में एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। एक ताज़ा अध्ययन के अनुसार भारतीय अदालतों में केवल 25% पिता ही अपनी संतान से मिलने का अधिकार प्राप्त कर पाते हैं। ये अध्ययन पेरेंटल एलिएशन के प्रभाव पर आधारित है, जिसमें ये स्पष्ट हुआ है कि तलाक और पारिवारिक विवादों के दौरान कई पिता अपने बच्चों से मिलने के अधिकार से वंचित हो जाते हैं। ये अध्ययन एकम न्याय फाउंडेशन द्वारा किया गया है, जिसमें लगभग 48.2% पिता अदालत में अपने बच्चों से मिलने के अधिकार के लिए गए थे, जबकि 51% 8% पिता ने कानूनी कदम नहीं उठाया है। लेकिन जो पिता अदालत से अधिकार प्राप्त करने में सफल रहे हैं, उन्हें भी अक्सर इन अधिकारों का पालन नहीं किया गया है। आंकड़े बताते हैं कि केवल 26.9% पिता को अपने बच्चों से मिलने का अवसर मिला है, जबकि बाकी 73.1% पिता को संघर्ष करना पड़ा। इस अध्ययन में यह भी पाया गया है कि पेरेंटल एलिएशन यानी जब एक माता पिता बच्चे को दूसरे माता पिता से नफरत करने या डरने के लिए उकसाते हैं, बच्चों और दूसरे माता पिता दोनों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गंभीर असर जो है वो पड़ता है। ये प्रक्रिया बच्चों के लिए एक जीवन भर के भावनात्मक आघात का कारण बन सकती है। आंकड़े अगर हम देखें तो 39.8% पिता की संतान 5 साल से कम उम्र की है, 38% पिता की संतान 5 से 10 साल की है। और इसका मतलब ये है कि पेरेंटल एलिएशन सबसे कम उम्र के बच्चों पर सबसे अधिक असर डालता है, क्योंकि ये उनके मानसिक विकास और रिश्तों को मजबूत बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। आज के शो में हम चर्चा करेंगे कि क्यों भारतीय अदालतों में बच्चों की कस्टडी और मुलाकात के अधिकार को लेकर पिता अपनी लड़ाई हार जाते हैं और कैसे पेरेंटल एलिएशन बच्चों के भविष्य को प्रभावित कर रहा है। इसके साथ ही जानेंगे इस कानूनी और सामाजिक अड़चनों के बारे में जिनका सामना पिता करते हैं। हमारे साथ आपको बने रहना है इस खास चर्चा के लिए। कुछ बड़े सवाल जो कि हम पूछ रहे हैं शो के जरिए आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश करेंगे। क्या तलाक के बाद पिता को अपने बच्चों से मिलने का अधिकार नहीं है या सिर्फ ये एक विकल्प बनकर रह गया है? क्या भारत के पारिवारिक कानून मां को प्राथमिकता देकर पिता के अधिकारों की अनदेखी कर रहे हैं? क्या पेरेंटल एलिएशन एक मानसिक शोषण है, बच्चे के साथ भी और उस पिता के साथ भी जो अपनी संतान से मिलने को तरसता है? क्यों अधिकांश पुरुष कोर्ट का रुख नहीं करते हैं? क्या उन्हें लगता है कि उन्हें पहले ही दोषी मान लिया जाएगा? क्या बच्चों की कस्टडी को लेकर न्यायिक व्यवस्था में सुधार की जरूरत है ताकि दोनों अभिभावकों को बराबरी का अधिकार मिल सके? ये सवाल हम पैनलिस्टों से पूछ रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर दिव्या पाल, साइकियाट्रिस्ट है, MBBS MD जुड़ गई हैं। मेरे साथ दीपिका नारायण भारद्वाज हैं, डायरेक्टर हैं एकम न्याय फाउंडेशन की। मनोज धनकर अफेक्टेड फादर हैं, जिन्होंने अरसे से ये लड़ाई अभी भी उनकी जारी है। सायरा शाह हलीम विमेन राइट एक्टिविस्ट भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। मनोज जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। काफी दुख हुआ ये जानकर कि आपकी ये लड़ाई आज भी जारी है अपनी ही संतान से मिलने के लिए, लेकिन माफ कीजिएगा, शो है, आपकी आप बीती के बारे में हमें जानना है, बताइए। मैम, मेरा केस जो था 2017 में स्टार्ट हुआ था, जो मेरी वाइफ के साथ डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था। और 2017 से लेकर मैम आज 2025 हो गया है, तो मैं अपने बेटे से मिल ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे आज तक ये नहीं पता चला मैम कि मेरी कहाँ प्रॉब्लम किस चीज में रही है और मेरी क्या गलती थी कि जो मुझे मेरे बेटे से ही दूर कर दिया गया। मैं 8 साल हो गए हैं मुझे कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते हुए कि मैं सिर्फ अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग मैम, आई जस्ट वॉन्ट टू मीट माई चाइल्ड। बस वो भी मेरे से नहीं हो पा रहा है मैम। अभी मेरा मैटर जो है फाइनली सुप्रीम कोर्ट में आ गया मैम। फैमिली कोर्ट से लड़ते लड़ते मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी मेरे को विजिटेशन राइट्स प्रोवाइड करे हैं जस्ट फॉर वीडियो कॉल्स मैम। लेकिन आई डोंट नो कि वो भी कंप्लाइंस होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि आज तक कोई भी ऑर्डर मेरी वाइफ की तरफ से कंप्लाइंस नहीं किया गया। जितने भी ऑर्डर्स मुझे मिले मैं उनको लेकर घूमता रहा, लेकिन अपने बेटे से कभी नहीं मिल पाया। एक बार मिला मैम 2022 में, स्कूल में अपने बेटे से मिलने गया तो मुझे मेरे ही बेटे का किडनैपर बना दिया और वो केस भी अभी तक मेरे ऊपर चल रहा है। उस पर भी मैं तारीखों पे जा रहा हूँ और मेरी लाइफ जो है बिल्कुल स्पॉइल कर दी गई है मैम जुडिशरी की तरफ से।
मनोज जी, आप जिस दुख से गुजर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि हम में से कितने लोग इसका एहसास कर पाएंगे, इस दुख को समझ पाएंगे। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि जो ऑर्डर आए हैं 2017 से, क्योंकि आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जो भी ऑर्डर आए हैं, अगर आप कह रहे हैं कि आपकी वाइफ की तरफ से उनका पालन नहीं किया गया, उनका उल्लंघन नहीं किया गया है, तो इसके पीछे वो क्या तर्क देते हैं और कैसे कैसे इतने खुलेआम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है? मनोज, कुछ बताइएगा इस बारे में। और विजिटेशन राइट्स अगर आपको मिले थे तो वो कब कब कैसे कैसे मिले थे, इसकी भी जानकारी हमें और पैनलिस्टों को दीजिए। जी मैम, बिल्कुल। मेरे को फर्स्ट ऑर्डर 2019 में मिला था मैम, कि मैं अपने बच्चे से स्कूल में जाकर मिल सकता हूँ। लेकिन मैम, जब मैं अपने बच्चे से स्कूल गया मिलने के लिए, तो मुझे पता चला कि जो स्कूल नेम मेरी वाइफ ने कोर्ट में बताया, वो ऐसा कोई स्कूल अवेलेबल ही नहीं है मैम रोहतक में। तो मैं वापस कोर्ट गया कि सर, ये जो स्कूल नेम आपने मेंशन किया ऑर्डर में, ऐसा कोई स्कूल नहीं है, और मुझे कोई स्कूल ऐसा मिला नहीं। तो मैम, आफ्टर 2 मंथ्स बाद वो ऑर्डर दोबारा से मॉडिफाई किया जाता है करेक्ट स्कूल नेम के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद में मैम दोबारा से मैं स्कूल जाता हूँ लेकर अब उस ऑर्डर को, कि अब मुझे मेरे बेटे से मिलना है। तो मैम पता चलता है कि मेरे बेटे का जो नेम है वो स्कूल में चेंज करा दिया जाता है। तो स्कूल प्रिंसिपल ही सेड कि इस नाम का तो कोई बच्चा हमारे स्कूल में है ही नहीं, और जैसे आप बात कर रहे हो उस बच्चे का नाम कोई और है, तो आप इस ऑर्डर को दोबारा से करेक्ट करवा के लाइए, तब तक हम आपको बच्चे से मिलने नहीं देंगे। अगेन मैम, मैं कोर्ट में जाता हूँ, फिर दोबारा कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो बच्चे का नाम है ये उन्होंने स्कूल में चेंज करा दिया है, और मेरे बच्चे का नाम चेंज करके उन्होंने एडमिशन करवाया है, तो इसको ठीक करा जाए। दोबारा से मैम मुझे ऑर्डर मिलता है कि बच्चे का जो नाम है उसको ठीक किया जाए और उनके फादर से उन्हें मिलवाया जाए। लेकिन मैम दोबारा जब जाता हूँ तो मुझे ऑर्डर्स मिलते हैं हर महीने में 2 बार। फ्राइडे को मैं बच्चे को स्कूल में मिल सकता हूँ जाके। लेकिन जब भी फ्राइडे को जाता था तो मैम बच्चे को वो फ्राइडे को स्कूल ही नहीं भेजते थे। मुझे पता चलता था जाते ही स्कूल में कि बच्चे की तो हॉलीडे आज, वो आया ही नहीं, एब्सेंट है वो। ऐसे करके मैम चलता रहा। उसके बाद में मैम 2021 में मुझे दोबारा से ऑर्डर मॉडिफाई करके मुझे दिया गया कि आप कोर्ट में ही मिलिए अगर आपको स्कूल में नहीं मिलवाया जा रहा। तो कोर्ट में एक एडीआर सेंटर होता है मैम, जहां मुझे परमिशन दी गई कि बच्चे से आप सैटरडे पे एडीआर सेंटर में मिल सकते हैं। लेकिन मैम वहां भी मेरे जो फादर इन लॉ थे वो बच्चे को कभी लेकर नहीं आए, और कोई ना कोई एक्सक्यूज देके हमेशा मेरे को मेरे बच्चे से दूर रखा गया। फाइनली मैम मेरे को कोर्ट ने ये बोला कि आप बच्चे को सैटरडे संडे अपने साथ रखिए, और आफ्टर स्कूल आप ले सकते हैं उनके घर जाकर, आप बोलिए कि बच्चे को आप लेकर जाइए और अपने घर रखिए, और संडे को आप उनको बच्चे को वापस उनके घर छोड़ दीजिए। मैम मैं 6 मंथ तक ऑर्डर लेकर उनके घर के चक्कर काटता रहा, लेकिन मुझे कभी भी उन्होंने बच्चे से मिलने नहीं दिया, ना बच्चे को मेरे साथ भेजा। हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज देके मुझे कभी घर से धक्के मार के निकाल देते, कभी कहते बच्चा आज है नहीं, बच्चा कहीं बाहर गया हुआ है, बच्चे की तबीयत खराब है। तो ये कर करके मैम मेरे 8 साल ऐसे ही निकल गए हैं, और आज भी मैं सुप्रीम कोर्ट से बस यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं कुछ भी नहीं मांग रहा, सिर्फ अपने बच्चे से मिलना चाहता हूँ, बस मुझे मेरे बेटे से मिलने दीजिए। चलिए, काफ़ी दुख हुआ, आपने इतनी कोशिशें की हैं और यहाँ बाकायदा सरकारी ठप्पा के साथ आप कोर्ट के आदेश के साथ जा रहे हैं, तब भी उनका पालन नहीं किया जा रहा है। दीपिका, अब देखिए, डिवोर्स और अलग होने के हस्बैंड वाइफ के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कुछ डिवोर्सेस जो हैं अमिकेबली हो जाते हैं, जहाँ पर अपनी समझ के अनुसार आप डिसाइड करते हैं कि आपको अलग अलग वे जाना है, और कुछ काफ़ी कड़वाहट के साथ होते हैं। वजह चाहे जो भी हो, क्या इस तरह से कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करना सही है? क्या एक पिता को अपने बच्चे से इतने समय तक दूर रखना क्या ज़रूरी है, और ये कितना सही है? और साथ ही एक चीज़ ये भी हो जाती है कि वो एक बढ़ता बच्चा है, बढ़ते बच्चे को माँ तो ज़रूरी होती ही है, उसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन साथ ही अपने पिता के बारे में पता होना, उनकी शख्सियत के बारे में, क्योंकि वो उसके फॉर्मिंग डेज हैं। ज़रूरी है कि दोनों माता पिता का साथ उनको मिले, और ऐसे में अगर कोई चीज़ मेरे ख्याल से इम्पैक्ट हो रही है, असर पड़ रहा है, तो वो बच्चे का बचपन और उसका भविष्य, और उसमें माता पिता दोनों का योगदान, उसके भविष्य को बनाने का योगदान, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। दीपिका,
बिल्कुल कविता, एक कहावत है कि हस्बैंड वाइफ कैन डिवोर्स बट पेरेंट्स कैन नेवर डिवोर्स। फादर मदर हमेशा वो माता पिता ही रहते हैं, चाहे उन माता पिता के बीच में कितने ही डिस्प्यूट्स हो जाएं, वो एक दूसरे के कितने ही बड़े दुश्मन बन जाएं। एक बच्चे के लिए जो प्यार है और एक बच्चे के लिए जो अटेंशन है, वो माता पिता दोनों में ही एक जैसी होती है। और कविता, आपने कहा कि कैसे इन ऑर्डर्स का उल्लंघन होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं एक मनोज के केस में जो चीज जो मनोज ने शेयर नहीं करी, मनोज की कहानी मैंने सबसे पहले, इनकी पत्नी ने ट्विटर पे जाके हल्ला मचा दिया था कि मेरे बच्चे का किडनैप कर दिया गया है, और उन्हें बड़ी शातिर तरह से कैसे बताया नहीं कि जिनके साथ ये बच्चा गया है वो उनके पिता हैं। तो हम लोगों ने, मैं ट्विटर पे काफी एक्टिव रहती हूँ, तब मैंने मनोज से पहली बार संपर्क किया था। तब इनकी जब मैंने कहानी जानी तो मुझे इतना शौक लगा। कविता, इनके केस में आप मानेंगी कि महिला जो है, मतलब माँ जो है, वो बच्चे को अपने माता पिता के पास छोड़ के आयरलैंड जा चुकी थी। 3 साल वो आयरलैंड में पढ़ने गई थी, उसके बाद वहीं पे उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली। बच्चा जो है अपने नाना नानी के पास पल रहा था, जो भी खुद भी काम करते थे, तो इसका मतलब बच्चा अपने पड़ नाना नानी की देख रेख में बड़ा हो रहा था। तो सोचिए कि एक पिता ने इतना बड़ा क्या अपराध किया होता है कि कोर्ट्स जो है ये देख रही हैं कि माँ नहीं है, लेकिन फिर भी पिता को कस्टडी नहीं दे रहे हैं। तो ये, इसका कारण ये है कि कोर्ट्स जो हैं पिता के अधिकारों को बिल्कुल अनदेखा करते हैं, और उनका एक प्री कंसीव्ड नोशन है कि अगर महिला कह रही है कि पति के साथ नहीं रहना है, तो पक्का पति में कुछ दोष होगा, और अगर पति दोषी हो गया है तो पिता भी दोषी जरूर होगा। ये जो प्री कंसीव्ड नोशन है, इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया जाता है। आज सवेरे की मैं आपको एक मैसेज आया, मैं पूरा नहीं पढ़ के सुनाऊंगी, लेकिन इंडियन आर्मी में एक बहुत अच्छे ओहदे पर काम कर रहे हैं ये इंसान। इनकी पत्नी दिल्ली हाई कोर्ट के 58 ऑर्डर्स, 58 ऑर्डर्स का वायलेशन कर चुकी है, कंटेम्प्ट कर चुकी है, और आज तक कोर्ट ने उनको कोई भी सीरियस पनिशमेंट नहीं दी है। बस हर 2 महीने में, 3 महीने में कोर्ट एक बार उनको डांट मार देती है कि आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए। पिता जो है उन 3-4 घंटों के लिए उनको मिलने का मौका मिल जाता है। और सोचिए कि प्रोसीजरल इतना ज्यादा दिक्कत है। जैसे मनोज के भी केस में आपने देखा कि एक ऑर्डर को मॉडिफाई करने के लिए 6-6 महीने, 1-1 साल लग जाता है। वो बच्चा तो एक ही दिन में इतना ज्यादा ग्रो करता है कि एक ही दिन में उसकी मेमोरी से धीरे 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 पिता फेड होता जाता है। बिल्कुल, और हमें और नहीं उसके पता बाद ना, और हमें ये भी नहीं पता कि जो माँ है वो किस तरह की फीडिंग कर रही है, माँ के परिवार वाले किस तरह की फीडिंग कर रहे हैं पिता के खिलाफ। लेकिन चलिए दूसरा पक्ष भी समझने की कोशिश करते हैं। सायरा, यहाँ महिलाओं का पक्ष आपको क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, कोर्ट ने तमाम बातों का संज्ञान लेने के बावजूद भी जितने भी ऑर्डर्स दिए हैं उनका जो उल्लंघन हो रहा है, आपकी समझ के अनुसार क्या बात हो सकती है? देखिए, सबसे पहले नमस्कार। ये हम लोग जो बात कर रहे हैं कस्टडी की, बाल हिरासत की, ये बहुत ही एक उलझन भरा भरा एक मुद्दा है, जिसमें माँ-बाप के बीच में जो उलझन है, वो उलझन तो सालों साल चलती चली जा रही है। कभी बाप कोर्ट कचहरी कर रहा है, ज़्यादातर जो होते हैं पिता जो है कोर्ट कचहरी करते हैं, क्योंकि हमारे इसकी ये दुर्घटना है कि जो लॉज़ हैं, जो हम लोग का कानून है, ज़्यादातर कस्टडी के केसेस में अगर वो बालक या बालिका 18 साल की उम्र से कम है, वो जनरली देखा जाता है कि जो यहाँ पे जो न्याय है, वो माता को फुल जो है ये हिरासत देते हैं बच्चे की। सो आई थिंक इट्स अ लिटिल अनफेयर, क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चा, वो पालन-पोषण होता है, उसका शारीरिक होता है, उसका एक आर्थिक उसकी एक वांट्स होती हैं, देन इमोशनल वांट्स होती हैं, तो वन साइडेड वो कभी पूरी नहीं हो पाती। तो आई थिंक समय आ गया है कि जो लॉज हैं कस्टडी के, उनको एक रीथिंक चाहिए कि एक, ताकि बच्चे की परवरिश के लिए सबसे जो फायदेमंद होता है कि माता-पिता का एक म्यूचुअल को-पेरेंटिंग करना। और ये वेस्ट में बहुत पॉपुलर है। यहाँ पे मिक्स मैरिजेस हैं, रेनबो फैमिलीज हैं, और जॉइंट कस्टडी होती है। लेकिन यहाँ पर जो है एक रिवेंज या एक स्थिति बन जाती है कि बदला लेना है, तो वो क्रूरटी, आई थिंक इट अमाउंट्स टू क्रूरटी। जबकि यहाँ पे जो महिलाएं होती हैं, इतना एक कट्टर पोजीशन लेती हैं, और लॉ भी जो है वो भरपूर इस्तेमाल करिए, क्योंकि वो लॉ उनके
फायदे में है कि ये क्या मतलब होता है कि आप बच्चे से नहीं मिल सकते। अगर विजिटेशन राइट्स है, विजिटेशन राइट्स के लिए भी ये जो है यहाँ पे जो जेंटलमैन बैठे हैं उनको इतना भाग दौड़ी, इतना कोर्ट कचहरी क्यों करना पड़ रहा है? बहुत ही ताज्जुब की बात है। वो तो मनोज जी लड़ पा रहे हैं। आई थिंक इट बिल्कुल इज वेरी अनफेयर। सायरा, वो तो मनोज जी लड़ पा रहे हैं इसीलिए वो यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत सारे ऐसे पिता हैं जो लड़ाई ही छोड़ देते हैं, जो थक जाते हैं, जो गिव अप कर देते हैं। लेकिन अब इसका जो है इमोशनल एस्पेक्ट क्या है ये भी हमें समझना होगा, जो कि बच्चे की मानसिकता पर जो है असर करता है। दिव्या, इसका कोई हल है? कोर्ट कचहरी और बाकी की लड़ाई कानून एक तरफ, ठीक है, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष अगर हम साइकोलॉजिकली समझना चाहें तो वो क्या हो सकता है, और कैसे हम उस पर अमल करें? देखिए, अगर इसका हम एक्चुअली कोई भी रीजन ढूंढे या हम ये ढूंढे कि हमें इसका कुछ ट्रीटमेंट चाहिए, मतलब कोर्ट को छोड़ के, लॉ को छोड़ के, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि जब हस्बैंड एंड वाइफ लड़ रहे हैं, यू आर नॉट सपोज टू, आपको अपने बच्चे को बीच में नहीं लाना, क्योंकि वो तो दो अडल्ट की फाइट है। वो बच्चा चाहे वो 15 साल का हो, चाहे वो 10 साल का हो, चाहे वो 5 साल का हो, हर एज पे बच्चे की मेंटल ग्रोथ हो रही होती है। तो जब वही चीजें वो देख रहा है, फिर वो ये देख रहा है कि फादर अलग चले गए एंड मदर इज सेइंग थिंग्स अगेंस्ट द फादर या जैसे भी, और वैसे आपने बोला कि स्कूल में जाके वो एक हैप्पी फैमिली देखता है, तो बच्चा सबसे पहले एक तो वो डर जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं अपने पापा से कम्युनिकेट भी करना चाहता हूँ तो शायद उसकी मदर ने उसको ब्लैकमेल किया हो, तो वो उसके मेंटल ग्रोथ पे बहुत इफेक्ट करता है। इमोशनली बच्चे को समझ नहीं आता राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, क्योंकि वो बच्चे हैं, चाहे वो 15 साल के हो, चाहे वो 10 साल के हो। उसके बाद वो जब जैसे से बड़े होते हैं, उनकी मेंटल ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आता है, उनके ट्रस्ट इश्यूज में प्रॉब्लम आता है, वो शायद अपने आगे जाके रिलेशनशिप्स में इतना ट्रस्ट ना कर पाए, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आता है क्योंकि वो डरे सहमे रहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। तो अगर ये सब देखा जाए तो जब पेरेंट्स, एक स्टार्टिंग ही होता है जब आप अपने घर में भी लड़ रहे हैं, जो घर का एनवायरनमेंट है उस टाइम भी जब आप लड़ रहे हैं, ऑलवेज मेक श्योर कि आपके बच्चे वो नहीं देख रहे। दिव्या, कई बार ऐसे होता है जिम्मेदारी नहीं है कि वो एक चीज का साइड ले। चलिए, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। दिव्या, ऐसा भी होता है कई बार जो माता पिता है ना, वो अपने आपस की कड़वाहट जो है वो बच्चों पर डाल देते हैं, और मेरे ख्याल से वही केस हमें अक्सर डिवोर्सेस में भी दिखाई देता है। ये कैसे नहीं हमें करना चाहिए? क्योंकि कविता, इनफैक्ट बोलिए। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस था, मैं उस फादर को अच्छी तरह से जानती हूँ। आप सोचिए कि 12 साल की बच्ची है, पिछले 5 साल से सेपरेटेड है, तो सोचिए कि पिता ने भी उसके साथ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड किया था, प्यार किया था, उसको अपब्रिंगिंग की है, लेकिन पिछले 5 साल में उसको इतना ब्रेन वॉश कर दिया, बच्ची को इतना ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया कि उसने अपने पिता की आंख को फोड़ने की कोशिश की, उनको थप्पड़ मारा और उनको ये कहा कि मेरी माँ को 1 करोड़ रुपए दो और हमारी जिंदगी से बाहर हो जाओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को जो है, इस बिहेवियर को काफी सीरियसली लिया है। अभी भी हियरिंग्स चल रही हैं, एट प्रेजेंट हियरिंग्स चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो सोचिए कि एलिनेशन जो है वो किस एक्सटेंट तक बच्चे को अग्रेसिव बना रहा है, नहीं, बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है, ब्रेन वॉशिंग, उसकी ब्रेन फीडिंग। दीपिका, ये तो बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है। माँ को जो चाहिए वो बच्चों के थ्रू दिलवा रही है। दिव्या जी, देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर आप, जैसे इन्होंने मुझे बोला, एक सिर्फ 12 साल की बच्ची है, तो उसको तो ये भी नहीं पता कि शायद 1 करोड़ में कितने जीरो आते होंगे या उसका क्या करना है। बिल्कुल। तो अब यहाँ देखिए, तो एक्चुअली जब यहाँ देखा जाए तो आई प्रेफर कि आप डाइवोर्स करें, आप सेपरेशन करें, साथ में जब कोर्ट ये बोलता है कि कपल्स थेरेपी करिए या किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाइए, तो वो एक रूल रेगुलेशन के हिसाब से नहीं, वो एक्चुअली इसलिए बोलता है ताकि वो लोग ये समझ सके कि ये लड़ाई उनकी है, उनके बच्चों की नहीं है। क्योंकि यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो ये जब एग्रेशन निकालेंगे, तो ये एग्रेशन कैसे निकालेंगे? अनहेल्दी वे से निकालेंगे। वो अभी उसने ऐसे शायद अपने फादर को बोला, कल वो क्लास में किसी को बोल सकती है, क्योंकि उसको यही सिखाया जा रहा है, उसका फैमिली एनवायरनमेंट ऐसा होता जा रहा है कि दिस इज द राइट वे टू कोप अप।
अगर आपसे कोई गलत करता है या आपके अगेंस्ट कोई जाता है, कोई आपकी बात नहीं मानता, तो आपको ऐसे ही बात करनी है। तो उस बच्चे के अंदर बहुत सारे इन फ्यूचर हम लोग डिसऑर्डर्स, चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स भी देखने लग जाते हैं। तो इसमें अगेन उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है। बिल्कुल, बच्चे की कोई गलती नहीं है और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पता है मूल बात यहीं पर आ जाती है कि रिश्तों को लेकर अभी भी लोगों में मैच्योरिटी नहीं है और शादी जैसे संस्था को लेकर तो लोग अभी भी मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक मैच्योर बिहेव करते ही हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से दूसरे विषय पर शो करने का एक टॉपिक हो जाएगा। लेकिन सायरा, आपके पास मैं आना चाहती हूँ। हमने कहा कि जो अब तक का कानून है डिवोर्स के केसेस में और बच्चों जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं तो माओ की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है। सायरा, ये इसीलिए भी तो है ना क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो पिता है उन्होंने कहीं ना कहीं कानून का फायदा उठाया है और माँ को परेशानी भी यहाँ पर दी है। मैं जानती हूँ समय बदलता है, उसी के हिसाब से कानून में बदलाव की जरूरत भी होती है और जहाँ अभी अगर हम देख रहे हैं कि काफी इक्वालिटी आ रही है, कहीं ना कहीं हम अपने पास्ट इससे जुड़ी हुई चीजों से सीख लेते ही आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक मानसिकता यही है कि कहीं ना कहीं पति की ही गलती हुई होगी और इसीलिए जो है बच्चों को माँ के पास ही रखना चाहिए, उसकी अपब्रिंगिंग के लिए भी जरूरी होता है और साथ ही पिता जो है वो शायद ऐसी देखरेख ना कर सके। अब लेकिन समय बदल रहा है, मेरे ख्याल से पिता भी काफी हद तक इन्वॉल्व हो गए हैं अपनी बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए। ओवरऑल जो कल्चर है पेरेंटिंग का सायरा, वो बदल रहा है। उस बदलाव को ध्यान में रखते हुए जरा समझाइए कि कैसे अब हमें इवॉल्व होने की जरूरत है। देखिए, गार्डियनशिप का जो मामला आता है तो आप देखिए कोई नाबालिग एक बच्चा है तो जनरली जो हमारे जो यहाँ पे जो न्याय कानून है वो जनरली टिल्टेड होते हैं मदर की तरफ। वो माँ को देखते हैं क्योंकि वो देख रेख होता है, इमोशनल वेलबींग होता है उसका, और कहते हैं और एक एक दे देते हैं एक सोल्यूशन कि एवरी मंथ ये मतलब अमाउंट आ जाना चाहिए मदर को एज चाइल्ड कस्टडी राइट्स का जो वो जो आर्थिक Maintenance. जो उसका एजुकेशन मेंटेनेंस वगैरह उसमें जो खर्चा होता है। बट आई थिंक अगर ये को पेरेंटिंग जो है ये बहुत नॉर्मलाइज करना चाहिए ये टर्म इंडिया में, जो वेस्ट में बहुत ही एक एवरीडे अफेयर है क्योंकि इतने डिवोर्स केसेस हैं वेस्ट में। तो ये को पेरेंटिंग है कि अगर एक पिता को अगर गार्डियन एक विजिटेशन राइट्स मिली हुई हैं तो उसमें थोड़ा लीनियंसी होना चाहिए। मतलब कि भाई कोर्ट का ऑर्डर है, चलिए 4 बजे, ठीक है, कोर्ट का पालन किया गया। लेकिन ये जो है अभी जो प्रीवियस जो पैनलिस्ट यहाँ पे बोल रही थी कि काउंसलिंग की बहुत आवश्यकता है कि अगर यहाँ पे काउंसलिंग नहीं हुई क्योंकि अपने ही फिर ईगो में माता पिता लड़ते रहेंगे और बच्चे का जो मानसिक जो हालात हैं बद से बदतर होती चली जाएगी। क्योंकि ये इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ अभी हम लोग क्यों बात करते हैं बच्चे का मेंटल हेल्थ, क्योंकि अगर हम एक सुखी परिवार या एक अच्छा माहौल या एक सेफ एनवायरनमेंट नहीं दे पाएंगे, बच्चे का कांस्टेंट जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ने का उसके बहुत हाई चांसेस है। बिकॉज द चाइल्ड विल बी इन कांस्टेंट बैटल कि मैं माता के साथ अपना वो दिखाऊं अपना ये या फिर मैं पिता की तरफ थोड़ा टिल्ट हो जाऊं। तो आई थिंक ये बहुत अनफेयर है और इसमें कोर्ट कचहरी को तो ऑफ कोर्स इन्वॉल्व होना चाहिए एंड एजेंसीज, वॉलंटियर्स जो यहाँ पर काउंसिल कर सकते हैं माता पिता को। यहाँ पे मैरिज काउंसलर्स होने चाहिए, कस्टडी के भी एक होना चाहिए एक दायरा, दैट एक जॉइंट जो है काउंसलिंग मदर फादर को दी जाए कि इसमें जो है आप बच्चे का आप वो देखिए, उसका उसका प्रगति की आप बात करिए। उसको यहाँ पर ईगो बैटल नहीं है, कोई ईगो बैटल ग्राउंड नहीं है, ये बच्चे का कम से कम बच्चे के भविष्य के मामले में तो ईगो बैटल नहीं होनी चाहिए। दीपिका, कविता, मैं जी। एक बहुत क्विकली एक चीज बोलना हाँ। चाहूंगी। देखिए, आपने बहुत सही बात बोली। इतिहास से ही चीजें, इतिहास से ही फ्यूचर की स्थापना होती है। लेकिन मैं ये जैसा आपने भी कहा, देखिए आज के टाइम पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आदमी घर में चोर्स में भी काम करें, इक्वली हाउस होल्ड काम में बटाएं, बच्चे की अपब्रिंगिंग में जो है बिल्कुल इक्वली वो पार्टिसिपेट करें। और आज के टाइम पे बहुत सारे फादर्स कर भी रहे हैं। ये जो हमारी स्टडी है इसमें बहुत सारे फादर्स ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कविता, और पढ़ के इतना दुख लगता
लगता है जब वो बोलते हैं कि मैम मैं हर रात को मैं उठ के नैपी चेंज किया है। मनोज के ही केस में अगर मैं आपको बता दूं तो इनकी वाइफ वर्किंग थी और वो दिल्ली जाती थी, और ये और इनकी माता जी जो हैं यानी कि बच्चे की दादी, वो उसको 1.5 साल तक 2 साल तक इन्होंने बिल्कुल हैंड्स ऑन अपने बच्चे को पाला है। और उसके बाद उसी बच्चे को आप देखने को भी तरस जाएं तो कितना बड़ा ये वो है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कविता कि जैसे टाइम्स चेंज हो रहे हैं, स्ट्रिक्ट आप पुरुषों के लिए हैं। जब पुरुष किसी महिला के साथ गलत करता है तो पुरुषों के लिए स्ट्रिक्टनेस हम लोग हर रोज डिमांड करते हैं कि आदमियों के लिए स्ट्रिक्ट कानून हो, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो। लेकिन वही हम कहीं ना वीक हो जाते हैं जब ये हमारे को सामने दिखता है कि महिला कुछ बिल्कुल गलत कर रही है और फिर भी जो है आप उस गलती को देख के भी अपनी आंखें मूंद रहे हैं। तो मुझे लगता है जरूरी है कि कहीं ना कहीं कोर्ट्स को गलती को पनिश करना शुरू कर देना चाहिए रादर देन जेंडर को पनिश करना। पिता गलत कर रहा है, वायलेट कर रहा है ऑर्डर्स को, तब बड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं कोर्ट्स, बहुत डांट भी देते हैं पिताओं को कि आपने ऐसा क्यों किया। मेंटेनेंस नहीं दी तो ये भी धमकी दे देते हैं कि हम आपको जेल भेज देंगे अगर उन्होंने चाइल्ड सपोर्ट नहीं दिया। वहीं अगर माता ने ऑर्डर्स वायलेट करे तब नहीं वो बिल्कुल ऐसा स्ट्रिक्ट स्टैंड लेते। तो मुझे लगता है जुडिशरी का दायित्व है कि चेंजिंग टाइम्स के साथ वो थोड़ा चेंज हो ताकि फ्यूचर हम बेहतर बना सकें। अदरवाइज एक टेकन फॉर ग्रांटेड चीजें हो गई हैं एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए, लॉज भी इतने मिसयूज हो रहे हैं। तो अगर एक पक्ष ये सोचता जाएगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं और आपको कोई हर्जाना नहीं भरना पड़ेगा, ये एक बहुत रॉन्ग प्रेसिडेंट हम अपनी जुडिशरी में सेट कर रहे हैं। बिल्कुल, और उससे भी बड़ी बात कहीं ना कहीं आपके बच्चों का भविष्य जो है वो ख़राब हो रहा है, उस पर काफ़ी हद तक असर पड़ रहा है। बहरहाल मेरा समय समाप्त हुआ इस चर्चा के लिए, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि अगली बार इस तरह की चर्चा जब भी हम करें तो यहाँ पर कानून और न्याय व्यवस्था की तारीफ करें और सही और गलती को पनिश करने के उदाहरण हमारे सामने ज़्यादा आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुझे भी आज के इस एपिसोड में इजाज़त दें। नमस्कार।